हेलो स्टूडेंट्स, आर डी शर्मा के इस वीडियो में आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे और हम पहले 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ और डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? तो आज हम डायरेक्ट वेरिएशन को देखेंगे। तो टू क्वांटिटीज आर कॉल्ड इन डायरेक्ट वेरिएशन। इफ one quantity is increased, then other quantity will increase in same ratio. तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज, दो नंबर, टू क्वांटिटीज का ऐसा रिलेशन कि हम वन क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे x और y। यदि x इंक्रीज होगा तो सेम रेशो में y इंक्रीज होगा। यदि x डिक्रीज होगा तो सेम रेशो में y डिक्रीज होगा। तो x और y का ऐसा रिलेशन जहां दोनों वैल्यू या तो इंक्रीज होंगी सेम रेशो में या डिक्रीज होंगी, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। एग्जाम्पल के लिए हम x और y के रिलेशन को डायरेक्ट वेरिएशन जब कहते हैं जब x अपॉन वाई इक्वल k हो, कांस्टेंट हो। x और y का ये रिलेशन डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने x और y दो नंबर चूज किए, 1 और 2, राइट। यदि मैं 1 को 4 कर देता हूं तो सेम मुझे 2 को 8 करना होगा। यानी मैंने इसको 4 टाइम किया है तो इसको भी मुझे 4 टाइम करना पड़ेगा। ठीक है। यदि मैं 1 के प्लेस पर 8 रखता हूं तो 2 के प्लेस पर 16 रखना होगा। तो 1 2 का 4 के साथ 8 का और 8 के साथ 16 का सेम रेशो रहेगा, क्योंकि ये भी कैंसिल होके 1/2 1/2 हो जाएंगे, राइट। तो x और y का ऐसा रिलेशन जिसमें रेशो कांस्टेंट बना रहता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर? इनमें से कौन सी क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में है वो हम देखेंगे आंसर में। फर्स्ट, व्हेन नंबर ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज्ड, आर्टिकल्स की नंबरिंग बढ़ती है, देयर प्राइस विल आल्सो इंक्रीज, प्राइस भी बढ़ेगा। क्लियर है कि यदि हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए 5 आर्टिकल्स हैं और कॉस्ट पर आर्टिकल या कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स 25 है, तो 1 आर्टिकल 5 रुपीज का हुआ। यदि 10 आर्टिकल लेते हो तो 50 रुपीज देना होगा। 20 आर्टिकल लेते हो आप तो 100 रुपीज देना होगा। इट्स मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल वी आर इंक्रीजिंग, देन cost of articles also increase. Okay, so x and y are in direct variation. तो यहाँ पर x और y डायरेक्ट वेरिएशन में है क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ रही है तो नंबरिंग भी बढ़ रही है। नंबरिंग बढ़ाना है तो कॉस्ट भी बढ़ाना है, तो x और y डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे। When weight of articles increased, then cost will also increase. अब कोई भी आर्टिकल हम परचेज करते हैं मार्केट से, तो यदि हम ज़्यादा वेट में आर्टिकल लेंगे तो क्लियर है कि उनको कॉस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने शुगर परचेज की और पर केजी शुगर का कॉस्ट है 10 रुपीज, 40 रुपीज मान लीजिए, जो कि जनरली है भी। तो 40 रुपीज पर केजी है। यदि आप 2 केजी शुगर पर परचेज करते हो तो आपको 80 रुपीज देना पड़ेगा। 3 केजी करते हो, यानी यहाँ हम नंबर ऑफ केजी यानी वेट ऑफ आर्टिकल बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ आर्टिकल भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। सो एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। थर्ड, इफ स्पीड इज सेम देन मोर टू कवर डिस्टेंस, टाइम विल ऑल्सो बी मोर। जब स्पीड बढ़ाते हैं तो ज्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड को सेम रखते हैं, स्पीड को सेम रखते हैं
तो क्लियर है, आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। स्पीड सेम है, मान लीजिए स्पीड सेम है और आप पलवल से फरीदाबाद जा रहे हो तो कम टाइम लगेगा, दिल्ली जा रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब है स्पीड सेम है तो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ज़्यादा टाइम और कम डिस्टेंस के लिए कम टाइम। तो कम कम या ज़्यादा ज़्यादा, तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। सो x and y are in direct variation. Wages will be more for more working hours. यहाँ हम देखें फोर्थ में कि x y वेजेस है और x नंबर ऑफ आवर्स है। यदि हम ज़्यादा घंटे काम करते हैं तो ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, कम घंटे काम करते हैं तो कम पेमेंट मिलेगा। मीन्स ये भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में है, x और y डायरेक्ट वेरिएशन में है। नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ, if speed is increased time will decrease for the same distance, fixed distance। अब मान लीजिए आपका स्कूल है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, मान लीजिए आप 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो अपने स्कूल, तो आपको 10 किलोमीटर में कवर करने में 5 आवर्स का टाइम लगेगा। 10 किलोमीटर पर मिनट मान लेता हूँ तो 5 मिनट्स का टाइम लगेगा आपको, ठीक है। आप स्पीड को बढ़ा के 5 किलोमीटर पर मिनट कर देते हो तो आपको 10 किलोमीटर को कवर करने में टाइम लगेगा 2 मिनट। यानी यहाँ हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो यह टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह का वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उल्टा हो रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्पीड घट रही है। टाइम को डिक्रीज करना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो एक्स और वाई में यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन है, यानी डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। सिक्स्थ देखिए, एरिया ऑफ लैंड एक्स एंड इट्स कॉस्ट वाई। लैंड का एरिया एक्स है तो एरिया एक्स है और कॉस्ट वाई है। अब क्लियर है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा कॉस्ट है उसकी, राइट। एरिया इंक्रीज करोगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि एक्स और वाई में डायरेक्ट वेरिएशन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली। तो डायरेक्टली किस किस में है ये हमें बताना है। तो देखिए ए और बी को हम निकाल लेते हैं, ए अपॉन बी। तो पहले हम देखते हैं 7/21 1/3 हो गए, 9/27 1/3, 13/39 1/3, 21/63 1/3, 25/75 ऑल आर 1/3। सभी वैल्यूज सेम है। जब सभी वैल्यूज सेम है तो ये हुआ के कांस्टेंट हो गया। सिंस अपॉन बी इज कांस्टेंट, ये एक फिक्स वैल्यू आ रही है, के आ रही है। सो ए एंड बी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो यह डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्यों है ये आपको कैसे देखना है। तो सभी पार्ट्स का रेशो निकाल लीजिए, सेम रेशो आ रहा है तो डायरेक्ट में है, नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट में नहीं है। यदि सेम रेशो नहीं आ रहा है तो आप ये भी मत कह दीजिए कि वो इनवर्स में है, इनवर्स का चेक अलग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं ए अपॉन बी को, तो 10/5 2 आ गया, 20/10
कैंसिल होके 2 आ गया। 30/15 कैंसिल होके 2। 40/20 कैंसिल करोगे 2 आ रहा है। 46/23 2 आ रहा है। तो सभी प्लेस पर 2 आ गया, यानी सभी इक्वल है। चलिए सारे इक्वल आ रहे हैं, तो हम देखेंगे यहाँ कि A/B इज इक्वल टू K, कांस्टेंट है। सो X एंड Y इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन को देखना बहुत ही सिंपल सा काम है। आप रेशो को चेक करिए, रेशो सेम आ रहा है तो डायरेक्ट में है, रेशो सेम नहीं आ रहा तो इनवर्स में है या नहीं है। पर डायरेक्ट में तो नहीं होगा तब जब से वो सेम रेशो नहीं आ रहा है। तो देखिए A/B 2/6 that is 1/3, 3/9 that is 1/3, 4/12 also 1/3, 5/17 is not 1/3, 6/20 it is 3/10. So these are not equal to all others. So we can say that A/B is not constant. ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 प्लेस में लास्ट के 2 नंबर्स में ये 1/3 नहीं आ रहा है, बाकी में 1/3 आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि A एंड B डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट के 2 नंबर्स उसी रेशो में नहीं है जिस रेशो में अदर नंबर्स है। फोर्थ पार्ट, तो A/B को हम फाइंड आउट करते हैं। 12/13, 22/23 नॉट इक्वल, 32/33 not equal, 42/43 all numbers are in different ratio। यह क्लियर है कि A/B is not constant, K नहीं है, K means constant नहीं है, ठीक है। So A and B not indirect variation, not variation, ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर का फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन को देखना है, यहाँ ब्लैंक्स हमें भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट एट टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। Two quantities are said to vary with each other if they increase decrease together in such a way that the ratio of the corresponding value remains same। जब रेशो सेम बना रहता है तो वेरिएशन कहलाएगा डायरेक्ट। आपको भरना है डायरेक्ट, ठीक है। X and Y are said to be vary directly with each other if for some positive value k, x upon y equal k। x और y का रेशो सेम होना चाहिए, k कांस्टेंट होना चाहिए। If u equal 3v then u and v vary with each other। अब यहाँ देखिए u इक्वल 3v दिया हुआ है, यदि हम v को नीचे ले आए तो u अपॉन v इक्वल 3 हो जाएगा और 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो u और v कांस्टेंट नंबर आंसर दे रहे हैं, u और v का रेशो सेम आएगा तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल
गिवन दैट x वेरीज डायरेक्टली y। अब यहाँ देखिए x और y डायरेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ मैं नंबर ले लेता हूँ x1, x2, y1। पहला 2.5/5 ये सेम दिया हुआ है, तो यहाँ क्लियर है, इससे मैं निकालूंगा कि 2.5/5 इक्वल होगा x1/8। क्यों? क्योंकि x एंड y वेरी डायरेक्टली वेरिएशन बनाना है, ठीक है। तो इसलिए 2/5/8 2.5/5 इक्वल होगा x1/8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 इंटू x1 इक्वल हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 का। तो 2.5 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 20/5 दैट इज 4। सो x1 इक्वल हो जाएगा 4। x1 की वैल्यू 4 हो गई। अब x2 की वैल्यू निकालना है। तो x2 के लिए हम क्या कर लेते हैं, 2.5/5 इक्वल होगा x2/12। सेम रेशियो में रखना है। यहाँ मुझे पूरी वैल्यू दी थी, तो यहाँ मैंने उसको साथ में लिख दिया, इक्वल में करके लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पॉइंट हटा लीजिए, चलिए 1/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x2 इक्वल 12। दैट इज x2 की वैल्यू आ जाएगी 12/2 6। सो x2 इज इक्वल टू 6। ये सेकेंड आंसर आ गया। तो आते हैं हम थर्ड पर। तो यहाँ 2.5/5 इक्वल होगा 15/y1। डाल लीजिए। तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। y1 इक्वल हो जाएगा 15 टू 30। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 30। x2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पर। सॉल्यूशन। यह x/y क्या होगा? तो हमें कोई एक नंबर पूरा दिया होगा, ऊपर और नीचे दोनों x और y दोनों की वैल्यू दे रखी होगी। तो वह 5/8, ठीक है। 5/8 हमें दिया हुआ है x/y। अब यहाँ मैं नंबर ले लेता हूँ a b c d e। मैंने a b c d e करके ले लिया, ठीक है। अब पहला देखिए, पहला पार्ट मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, पहला फर्स्ट ए के लिए। तो 5/8 इक्वल होगा a/12। मल्टीप्लाई करोगे 8a इक्वल 12 5 16। सो a की वैल्यू आ जाएगी 60/8। 4 से कैंसिल कर लीजिए और 15 टाइम्स। तो a की वैल्यू आ जाएगी 15/2। दैट इज 15/2। अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकंड ले लेती चलिए। तो 5/8 इक्वल होगा 10/b। कांस्टेंट वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5b इक्वल 80। b इक्वल हो जाएगा 80/5। 5 से 80 को कैंसिल करोगे 19 पर, 16 पर। तो b इक्वल हो जाएगा 16। ओके। c के लिए आपको वही रेशियो निकालना है। 5/8 हमें रेशियो दे रखा है पहले से। तो 35/c। क्रॉस मल्टीप्लाई 5c इक्वल 8 इंटू 35। c की वैल्यू हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई 35/5। 5 से 7 पर। c इक्वल हो जाएगा 56। ये
थर्ड वेरिएबल हमने निकाल लिया। फोर्थ वेरिएबल यानी डी की वैल्यू निकालना है। तो 5/8 इक्वल होगा 25/d। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5d इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 25। सो d इक्वल होगा 8 मल्टीप्लाई 25/5। 5 से 25 को कैंसिल कर देते हैं हम। तो d इज इक्वल टू 40। 40 आ जाएगी। अब लास्ट वेरिएबल हमें निकालना है e। 5/8 इक्वल होगा e/32। 8e इज इक्वल टू 5 इंटू 32। e की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 32/8। 8 4 जा 32। तो e इक्वल हो जाएगा 5 4 जा 20। तो इस तरह से सारे नंबर हमने निकाल लिए। ए इक्वल हो गया 15/2। बी की वैल्यू 16। सी की वैल्यू 56। डी 40। ई 20 हो जाएगा। अननोन वैल्यूज हमने निकाल लिया। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ भी हमें एक वैल्यू, दो वैल्यू दे रखी है। देखिए सॉल्यूशन 6/15 इक्वल हो जाएगा 3/5। ठीक है, 3 से कैंसिल करोगे आप। ऐसे 8/20 2 से 4 से कैंसिल कर देते हैं। 2/5। तो ये तो सेम आ रहा है। तो चेक तो हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सेम नहीं आ रहा हो। तो क्लियर है, एक्स और वाई का रेशो हो गया 2/5। अब इसी रेशो को हम अननोन वैल्यूज के लिए अप्लाई कर देते हैं। वैल्यू के लिए हम अप्लाई करते हैं 2/5 जो कि कांस्टेंट रहेगा 10/a के लिए। मल्टीप्लाई करते हुए 2a इक्वल हो जाएगा 10 5 से 50। सो a की वैल्यू आ जाएगी 50/2 that is 25. So a is equal to 25. ऐसे ही b/40 का रेशो भी 2/5 के इक्वल रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 5b इक्वल 80। that is b is equal to 80/5। 16 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 16 हो जाएगी। b हमने सेकंड नंबर माना हुआ था। अब देखिए अगला c निकालना है। तो 20/c का रेशो 2/5 के इक्वल ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 2c इक्वल हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5। दैट इज c की वैल्यू आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई 5/2। 2 से 20 को कैंसिल करोगे 10 पर। अब 10 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 50। c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व हो गया। सारी अननोन वैल्यूज आ चुकी हैं। फोर्थ पार्ट में पहला दिया हुआ है 4/16। यहाँ x और y का रेशो हमारे पास हो जाएगा, कोई भी एक वैल्यू आपको पूरी दे रखी होती है। तो यहाँ 4 और 16 दे रखा है। तो यहाँ से हम रेशो निकालेंगे। 4/16 कैंसिल कर दीजिए 1/4। तो रेशो आ गया x और y का 1/4। अब इसी रेशो का यूज करना है अदर वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं जो भी ब्लैंक्स है उनमें कुछ नंबर भर देता हूँ। ए बी सी डी ई वेरिएबल में भर दिया मैंने नंबर्स को। अब 9/a इक्वल 1/4 के इक्वल होगा, क्योंकि x और y डायरेक्ट वेरिएशन में। तो a इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, a इक्वल 36। पहला आ गया a का। दूसरी b/48 सेम रहेगा 1/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई और b इक्वल हो जाएगा 48 के। यानी b की वैल्यू आ जाएगी
48 अपॉन 4 12 12 आ जाएगा। थर्ड वैल्यू निकालते हैं हम c अपॉन 36 से। c अपॉन 36 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 4 के। 4c क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा 36। c इज इक्वल टू 36 अपॉन 4। 4 से काट दीजिए इसे 9 पर, तो c की वैल्यू आ जाएगी 9। अब e निकालना है आपको, तो e अपॉन 4 इक्वल होगा 1 अपॉन 4 के, क्योंकि कांस्टेंट आपको सभी के आगे 1 अपॉन 4 लगाना है कि ये कांस्टेंट है, x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 4 से डायरेक्ट भी कट गया, तो e इक्वल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आंसर आ गए आपके पास। फिफ्थ पार्ट में x और y का रेशो हमें देगा है यहाँ पर, देखिए 7 और 8 में। तो x अपॉन वाई इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन 28, दैट इज 1 अपॉन 4। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि k जो कि कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 अपॉन 4 होगा, या x अपॉन वाई इक्वल 1 अपॉन 4 रहने दो। अब पहला हमें नंबर निकालना है, फिर लास्ट नंबर निकालना है, तो a अपॉन 3 अपॉन a हम लिखेंगे यहाँ 3 अपॉन a इक्वल के होना चाहिए, और k की वैल्यू 1 अपॉन 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a का 1 से और 3 का 4 से, तो a इक्वल हो जाएगा 12। अब b हमें यहाँ दिया है, तो 9 अपॉन b इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 4। मल्टीप्लाई b इक्वल 9 4 से 36, दैट इज द आंसर। तो इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 अननोन वैल्यूज थी वो आ गई।